हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। नाम है मेरा राहुल और अभी हम जो है साउंड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये साउंड में ये हमारा दूसरा वीडियो है और ऐसे इसके बाद एक और वीडियो आएगा और उसमें ये आपका जो साउंड चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से हम इसको जो है कवर कर लेंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने ये पढ़ा कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव क्या है, साउंड वेव को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं और प्रोपगेशन साउंड वेव आपका ट्रेवल किस तरह से करती है। ये सारी चीज़ें देखी और हमने ये भी पढ़ा कि साउंड वेव आपकी मैकेनिकल वेव होती है। हमने देखा ट्रांसफर वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, फिर हमने देखा मैकेनिकल वेव क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है। और इसी सिलसिले में हमने ये भी देखा कि आपको जो साउंड वेव होती है वो एक मैकेनिकल वेव होती है। मतलब इसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको जो है ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने इसका पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए, बेटर होगा। और अगर आप इस लेक्चर को समझ में, वैसे अगर नहीं देखोगे तब भी ये लेक्चर समझ में आएगा, लेकिन अगर आप देख लोगे, एक सीक्वेंस से देखोगे, तो सारी चीज़ें आपकी एक वेल मैनर्ड में हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और जितना भी डिस्ट्रैक्शन है उसको थोड़ा सा दूर कर दीजिए और कोशिश करिएगा कि ये जो वीडियो है उसको वन गो में कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। एक ही गो में इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा एंड कॉपी वगैरह निकाल लीजिए। नोट्स वगैरह आप खुद के बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप फिर भी नोट्स वगैरह नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। जो आलसी बच्चे हैं, आलसी बच्चों के लिए हमारे पास एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप है। जो आलसी बच्चे हैं या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ से रिलेटेड इस चैप्टर के जितने पीडीएफ है और स्टडी मटेरियल वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। जो है हम जो है साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं प्यारा सा हमारा साउंड। और साउंड के बारे में पढ़ रहे थे और जैसा हमने बताया कि ये एक मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव मतलब एक ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए, एनर्जी का ट्रांसफर होने के लिए हमें जो है मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो एक एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी दिया हुआ है। और एक्टिविटी क्या दिया हुआ है? एक्टिविटी ये दिया हुआ है कि ये एक जार है। ये क्या है? एक जार है। और इस जार के ऊपर क्या लगा हुआ है? कैप लगा हुआ है। मतलब ये जार है और इस जार के अंदर, इस जार के अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? एक इलेक्ट्रिक बेल लगा हुआ है। मतलब ड्राइंग मेरी जानते हैं आप बहुत जो है अच्छी है। बस मैं जो मेरी भावनाओं है, मेरी जो भावना है उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये एक आपका जार है। ये आपका क्या है? एक जार है। और इस जार से हमने क्या किया है? ये जार है और इस जार पे हमने एक जो आपका वो होता है ना साउंड बेल, स्कूल वाली जो साउंड बेल होती है वो डाल रखी है और इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कनेक्ट है और ये आपका ये पे जोड़ती है। और यहाँ नीचे हमने एक वैक्यूम लगा रखा है। क्या लगा रखा है? वैक्यूम लगा रखा है। क्या लगा रखा है? वैक्यूम लगा रखा है और इसको अच्छे से टाइट कर रखा है। इसको क्या रखा है? अच्छे से टाइट कर रखा है। तो अभी जब इसके अंदर एयर है, अभी जब इसकी ये एक्टिविटी दी हुई है, छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, आप देख लीजिएगा उसको। तो इसमें क्या है कि अभी एयर भरा हुआ है। तो जब एयर भरा हुआ है और जब ये इसका स्विच हम ऑन करेंगे, क्या करेंगे? इसका स्विच हम क्या करेंगे? ऑन करेंगे। जब हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो ये टन 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 ऐसे आवाज़ करने लगेगी। लेकिन अगर हम इसका, ये आवाज़ कर रही है और इसी वक्त हमने क्या कर दिया? इसी वक्त हमने इसका वैक्यूम चालू कर दिया। वैक्यूम मतलब समझते हो ना? वैक्यूम का मतलब होता है कुछ भी, किसी भी चीज़ का एब्सेंस, उसको वैक्यूम बोलते हैं। अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे वैक्यूम। तो जब हमने एक यहाँ पे वैक्यूम लगा दिया और हमने एक एयर पंप लगा दिया तो इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे इसका जो एयर है उसको क्या करने लगेगा? सक करने लगेगा। क्या करने लगेगा? सक करने लगेगा। और जैसे जैसे ये एयर को सक करेगा वैसे वैसे जो इसकी आवाज़ होगी वो वैसे वैसे डिक्रीज होने लगेगी। और जब एट द एंड, जब इस ग्लास की, इस जार की सारी एयर निकल जाएगी तो आपको आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं आपस में बात करने के लिए रेडियो वगैरह का यूज़ करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? सामने सामने खड़े रहते हैं लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती है क्योंकि उनके बीच में वैक्यूम है। और साउंड को ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है, कुछ ना कुछ एक मीडियम चाहिए होता है, कुछ पार्टिकल्स चाहिए होता है एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसलिए वो रेडियो वगैरह का यूज़ करते हैं बातें करने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे एयर निकल जाएगी तो पहले आवाज़, जैसे जैसे आवाज़ इसमें से एयर निकलेगा तो धीरे धीरे आवाज़ कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और एट द एंड जब पूरा एयर निकल जाएगा तो आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसे आवाज़ सुनाई देगी, टन 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 टन। पहले तेज सुनाई देगी, टन 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 टन। अब सारी एयर निकल गई। अब ऐसे बस
टन टन टन, ऐसे बस वो क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, लेकिन आवाज़ कुछ भी नहीं आ रही है। तो एक एक्टिविटी दी हुई है और ये स्कूल में आपके शायद करके दिखा दिया जाएगा, अब जो टीचर हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एक्टिविटी, इससे ये साबित होता है, ये प्रूफ होता है कि जो एयर होती है, हमारा जो साउंड वेव होती है उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, और यहाँ पे मीडियम हमारा क्या था, एयर था। तो एयर हमने निकाल दिया तो साउंड भी आना बंद हो गई। तो एक छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट था, इसको आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है, इसके बाद जो है अगला टॉपिक हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में पढ़ना है। तो डालेंगे हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो हमें वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। वैसे ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वेव में आपके मतलब ये सारे वेव से रिलेटेड है। अगर कोई भी वेव है तो कोई भी वेव है, दुनिया की कोई भी वेव है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, ट्रांसवर्स वेव हो, मैकेनिकल वेव हो, नॉन मैकेनिकल वेव हो, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है। तो इसीलिए आपका हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव है जो सारी वेव से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रीक्वेंसी के बारे में। क्या पढ़ना है? फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू। इसको NU से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू। या इसी बात को एफ से भी, स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। तो मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ वो स्मॉल एफ यूज़ करता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी भी से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू भी आपका कुछ उसी की तरह लगता है, तो इसीलिए जो है मैं एफ यूज़ करता हूँ। फ्रीक्वेंसी नोट किससे करते हैं? एफ से नोट करते हैं। तो लिख लो इसको, इट इज डोनेटेड बाय स्मॉल एफ और न्यू, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हिला हुआ सिंबल होता है। और अगर मैं इसका SI यूनिट की बात करूँ, SI यूनिट की बात करूँ, तो SI यूनिट इज सेकेंड इनवर्स, या इसी बात को लिख सकता हूँ 1/2, या इसी की चीज़ को लिखते हैं, इसी चीज़ को हम लिखते हैं हर्ट्ज, HERTZ। इसी को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? HZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HZ। तो ये SI यूनिट जो होती है वो सेकंड इनवर्स होती है, या सेकंड इनवर्स को आपको पता है इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या फिर हर्ट्ज बोलते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? HZ होता है। तो कहीं भी आपको HERTZ लिखा हुआ मिल जाए या HZ लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना। हेनरिच एक हर्ट्ज करके एक साइंटिस्ट थे, तो उनके ही नाम पे जो है ये चीज़ें, ये जो है SI यूनिट बनी है। अब समझते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है। इतनी सारी चीज़ें जब हमने देखी, अब ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है। देखो, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि किसी भी गिवन टाइम में, या एक सेकंड में, या यूनिट टाइम बोलो ज़्यादा बेटर है, तो गिवन यूनिट टाइम में कोई भी वेव वो कितनी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट कर रही है, मतलब एक जो वेव है गिवन टाइम में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रही है। ऑसिलेशन आपको बताया था ना, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मेन पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट किया, फिर वापस अपने पोजीशन पे आ गए, फिर डिस्प्लेसमेंट किया, वापस अपने पोजीशन पे आ गए। तो ये जो पूरा हुआ मेन पोजीशन, ये मार्कर, ये मेन पोजीशन, ये ऐसे गया, ये ऐसे मेन पोजीशन है, ये ऐसे गया, फिर वापस इधर आया, फिर ऐसे गया, फिर वापस इधर आया। तो ये जो हुआ इसको हम वन ऑसिलेशन बोलेंगे। तो इस तरह ऐसे कितने ऑसिलेशंस कोई भी एक गिवन वेव कंप्लीट कर रहा है, ऐसे कितने ऑसिलेशंस गिवन वेव एक यूनिट टाइम में कंप्लीट कर रही है, तो उसी को हम उसकी बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed by a wave in a unit time is called ऐसे टाइम, ये डेफिनेशन हो जाएगी सिंपल। तो इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय अ वेव इन अ यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में कोई भी जो वेव है वो कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हमने देख ली है। अगर हम इसका ग्राफ निकालें, तो अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं तो देखो,
ये मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूँ। ये आपका मीन पोजीशन हो गया, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, इसको छोड़ो खैर। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ये मीन पोजीशन हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये मीन पोजीशन हो गई। अब देखिए, ये देखो, ये आपका हाई प्रेशर, ये आपका हाई प्रेशर, आपका मीन पोजीशन दूर गया दूर गया दूर गया, तो ये दूर गया दूर गया दूर गया अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर वापस आया वापस आया वापस आया मीन पोजीशन। अब वो कंप्रेशन हो गया, अब रेरफेक्शन होगा, पीछे की तरफ जाएगा नेगेटिव में। तो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से वेव चलती जाएगी, कुछ इस तरह से वेव चलती जाएगी, ठीक है। और एक यहाँ पे मैं दूसरी वेव निकाल देता हूँ, डू 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 डू, तो ये हो गई। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो F1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो F2 है, तो फ्रीक्वेंसी में अगर मैं ये सिंपल आपसे सवाल ये पूछूं, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, इसके थ्रू हम समझ जाएंगे कि एक तो ये है और एक ये है। तो इसमें से अगर मैं पूछूं कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, F1 फ्रीक्वेंसी F1 ज़्यादा है या F2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखो गिवन टाइम में मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम हमने क्या बोल दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम हमने क्या बोल दिया, यहाँ से लेके टाइम हमने मान लिया T1 टाइम है, कितना है, T1 टाइम है। तो यहाँ पे आप देखो कि T1 टाइम में जो है वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके खत्म हो गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके खत्म हो गई। तो इसने ऑलमोस्ट जो है 2 वेव कंप्लीट कर लिए हैं। इसने क्या कर लिया, ऑलमोस्ट 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए। भाई देखो, ये पहला ऑसिलेशन भाई अपने मीन पोजीशन से दूर गया दूर गया दूर गया मैक्सिमम पोजीशन, फिर वापस आ गया मीन पोजीशन, फिर दूसरे डायरेक्शन में गया 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 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर वापस आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो इसने T1 टाइम में और ऑलमोस्ट 2 जो है ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए हैं। पर यहाँ पे अगर मैं इतना ही टाइम देखूँ, अगर मैं यहाँ पे इतना ही टाइम देखूँ, तो यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे जो है आधा ही ऑसिलेशन कंप्लीट हो पाया है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब सिंपल है, फ्रीक्वेंसी मतलब सिंपल कि गिवन यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ, या कोई भी जो वेव है वो कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रही है, जितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगी वही उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हो गया आपका। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा और देख के आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो आपने ये देख लेना कि गिवन टाइम में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं। इसके ऑसिलेशन ऑलमोस्ट 2 है, इसका जो है आधा ही ऑसिलेशन कंप्लीट हो पाया है। तो ये आधा ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, इसके करीब करीब 2 हो गए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी मतलब गिवन टाइम में, फ्रीक्वेंसी मतलब गिवन टाइम में, यूनिट टाइम में आपके कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कोई भी वेव कितनी लगा रही है। तो जितने ज्यादा ऑसिलेशंस होंगे गिवन टाइम में, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना है वो है टाइम पीरियड। दोनों भाई भाई हैं, दोनों क्या है, भाई भाई हैं। तो चलो अब देखते हैं टाइम पीरियड। अगला हमें क्या पढ़ना है, अगला हमें पढ़ना है टाइम पीरियड। अगला हमें पढ़ना है टाइम पीरियड। अब जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड को टी से डोनेट करते हैं, कैपिटल टी से। तो इट इज डोनेटेड बाय टी, कैपिटल टी से इसको डोनेट करते हैं। और क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आपको सुनने में लग रहा है, टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड, कोई भी चीज का करने का टाइम पीरियड कितना है, कोई भी चीज कितने टाइम में हुई है। तो कोई भी चीज हम मेजर कर रहे हैं कितने टाइम में हुई है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकंड्स होगा। तो इसका जो ऐसा यूनिट है, एसआई यूनिट इज सेकंड्स। ऐसा यूनिट आपका क्या है, सेकंड है, जिसको हम आपको पता है एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट आपकी सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये होता क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, दोनों देखो टाइम पीरियड होता ही है कि आपका जो है एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लग रहा है। वेव है, ये आपका मीन पोजीशन है, ये मैं खड़ा हूँ, ये मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे, यहाँ पे मैं मीन पोजीशन से इधर गया, जितना जा सकता था गया, फिर वापस आ गया, फिर इधर गया, फिर जितना जा सकता था उतना गया, फिर वापस अपने आप गया। तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। अब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो चलो इसको डेफिनेशन लिख लो इसकी डेफिनेशन लिख लो। द टाइम टेकन
बाय अ वेव टू complete time taken by a wave to complete one oscillation to complete one oscillation to complete one oscillation to complete one oscillation is called its time period its time period its time period ठीक है, समझ में आ गया? टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। अब बच्चे जो है वो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक बार देखो आ रहा है सब कुछ, तो चलिए मेहनत बेकार हो जाए, ठीक है सब कुछ आ रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे जो है ना वो टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। टाइम पीरियड में देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि आपने टाइम दे दिया, आपने 1 सेकंड का टाइम दे दिया, 1 यूनिट टाइम दे दिया, एक सेकंड दे दिया, 1 आवर दे दिया, और 1 आवर में आप देख रहे हो आपने दे दिया, और 1 आवर में आप देख रहे हो कि वो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है। मतलब खड़े होकर टाइम देख रहे हैं, हाँ भाई चल, वेव को बोल दिया भाई चलो स्टार्ट करो, यहाँ पे हमने टाइम लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टाइम लगा दिया, स्टॉप वॉच लगा दिया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि चलो भाई शुरू करो। तो वेव गिवन टाइम में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट करे वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मान लो एक टाइम का 1 सेकंड का टाइम है, तो 1 सेकंड के अंदर जो है जितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है तो वो उसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लेकिन टाइम पीरियड ये हो जाएगा, टाइम पीरियड को इस बात से मतलब नहीं कितने ऑसिलेशन कर रही है, वो ये बोलती है, टाइम पीरियड ये बोलती है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में तुम कितना टाइम लोगे, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम तुम लोगे, इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में एक प्यारा सा रिलेशन भी है, दोनों के बीच में एक प्यारा सा रिलेशन भी है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी एफ है, मान लो किसी एक वेव है और वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव की फ्रीक्वेंसी एफ है, वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ है। यहां लिख लो, let frequency of a wave be f। तो मान लो हमने एक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो f है, ठीक है। तो f मींस आपका ये हो रहा है कि 1 सेकंड में, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब हो रहा है कि 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट जितनी बार ऑसिलेट करे उसको f बोलेंगे। भाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, यूनिट टाइम में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है। तो मैंने बोल दिया कि एक वेव है, समझाने के लिए कि एक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या एफ है, तो एक वेव की फ्रीक्वेंसी एफ है, इसका मतलब वो 1 सेकंड में एफ बार ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा। भाई जितनी बार ऑसिलेशन करेगा उतनी तो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। यही तो डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय वेव इन 1 सेकंड। तो मान लेते फ्रीक्वेंसी एफ है, मतलब वो एफ बार घूमेगी। किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 50 बार ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी वो एफ है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में एफ बार ऑसिलेट करेगी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अगर 1 सेकंड में एफ ऑसिलेशन कर रही है तो वो एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में करेगी। तो यहां से आपका आ जाएगा, अगर मैं यहां से पूछूं कि एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में करेगी, तो एक ऑसिलेशन करेगी 1/f सेकंड में। 1/f सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, 1/f सेकंड में एक ऑसिलेशन करेगा, और यानी 1/f सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। और एक ऑसिलेशन आपका कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, इसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसकी जगह पे वन ऑसिलेशन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन की जगह पे टाइम टी लिख सकता। तो ये आपका हो गया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन होता है कि जो टाइम पीरियड होते हैं और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा, और अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी आपका अगर टाइम पीरियड आपका ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसको नोट कर लो, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। चलो इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 2 3 4 इरेज कर रहा हूँ। चलो चलो इसको लिख लो, रिलेशन वो वाला रिलेशन नहीं जो आप सब समझ रहे हो, रिलेशन बिटवीन, ये दूसरा वाला रिलेशन, ये फिजिक्स का प्योर रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक बार और समझा देता हूँ, चलो बच्चों को समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चों एक बार और समझ लो, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, तब समझ जाओ, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसी, तो मैंने ये बोला कि किसी ऑब्जेक्ट की लेट द फ्रीक्वेंसी बी, लेट द फ्रीक्वेंसी, लेट द फ्रीक्वेंसी बी एफ। मान लो किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी एफ है, इसका मतलब वो 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, एफ बार ऑसिलेट कर रहा है, 1 सेकेंड में एफ बार ऑसिलेट कर रहा है। तो एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में कंप्लीट करेगा, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा 1/f सेकंड्स में, 1/f सेकंड्स में क्या करेगा, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। और 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, इसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये तो टाइम पीरियड है। तो हमें लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, टाइम पीरियड लिख सकता हूँ। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया 1/f आ गया, क्या आ गया, टाइम पीरियड आपका 1/f आ गया। इसको याद रखना, काफी हम यूज करेंगे कि टाइम पीरियड आपका क्या होता है, टाइम पीरियड आपका 1/f होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मान लो किसी, एक बार बता देता हूँ भाई, मान लो किसी वेव, कोई एक जो है फ्रीक्वेंसी, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक मान लो एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, एफ कंप्लीट कर रहा है, एफ ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 1/f। और यही तो हो गया कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, इसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसको जगह पे मैं टाइम पीरियड लिख दिया, तो ये आपका आ गया टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f आ गया। ये दोनों बीच में रिलेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो वीडियो एक बार रिवाइंड करके पीछे से करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आई होंगी तुम्हारी, ठीक है। चलो आगे चलें, चलो इरेज कर रहा हूँ, 1 2 3 इरेज कर रहा हूँ, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो ज़ूम ज़ूम ज़ूम। चलो अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है वेवलेंथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, वेवलेंथ के बारे में पढ़ना है हमें। तो वेवलेंथ, अगली हेडिंग डालोगे वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ देखो क्या होता है, वेवलेंथ को सबसे पहले समझो कि इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, लैम्डा, LEMB, लैम्डा। तो लिख लो इसको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो जैसा नाम सुन के लग रहा है वेव लेंथ, यानी ये है वेव की लेंथ, कि वेव आपकी कितनी बड़ी है, वेव आपकी कितनी बड़ी है, यानी आपका एक ऑसिलेशन करने में ऑब्जेक्ट कितना लेंथ कवर कर रहा है। एक ऑसिलेशन करने में वेव आपका कितना, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वेव आपका कितना लेंथ कवर कर रहा है, उसी को वेव लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ है, तो लेंथ किस में मेजर करोगे, मीटर में तो मेजर करोगे, तो वही है। तो इट्स SI यूनिट इज, SI यूनिट इज मीटर, SI यूनिट इज मीटर, ठीक है। SI यूनिट आपका क्या है, मीटर है भाई। वेवलेंथ है तो वेवलेंथ मतलब क्या है कि आपका वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ, वेव की लेंथ है, लेंथ मेजर करोगे मीटर में, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। अब इसी बात को लिख लो, इसी बात को लिख लो कि ये वेवलेंथ होता क्या है, इसके पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर समझ जाते हैं। अब वेवलेंथ तो समझ में आ गया कि भाई वेवलेंथ क्या होता है, वेव की लेंथ है। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो है कितना वेवलेंथ, कितना लेंथ कवर हो रहा है, उसी को जो हम वेवलेंथ बोलते हैं। अब इसका एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं। अब वेवलेंथ को हम नापेंगे कैसे, जरा ये समझ लेते हैं। उसका एक तरीका है कि वेव की लेंथ को नापने का एक तरीका है। पहले डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर समझ में आ जाएगा। द डिस्टेंस between two consecutive compression, the distance between two consecutive compression and rarefaction, the distance between two consecutive compression and rarefaction is called its wavelength. It's called its wavelength. दो लगातार कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेरफ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को वेवलेंथ बोलते हैं। आपको पता है कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के बीच में जो कंप्रेशन होता है और जो आपका क्या होता है, रेयरफ्रैक्शन होता है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कंप्रेशन को, रेयरफ्रैक्शन को, कंप्रेशन को, रेयरफ्रैक्शन को, इधर कंप्रेशन इधर रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका इधर कंप्रेशन हो रहा है, इधर आपका कंप्रेशन हो रहा है हाई प्रेशर, इधर आपका रेयरफ्रैक्शन हो रहा है। ये कंप्रेशन और ये रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन।
तो इसी बात को ये लिखते हैं, आपको ये भी याद होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ये भी क्या आपका क्रेस्ट, ऊपर वाले जो होते हैं हाई प्रेशर में जो आपका मैक्सिमम पीक पॉइंट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ट्रफ, ये आपका ट्रफ है, इस ये भी आपका क्या है, ट्रफ है। तो इसी बात को बुक्स में आपको एक डेफिनेशन और मिल जाएगी कि द डिस्टेंस between two consecutive crest, और या तो इनके बीच में देख लो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट देख लो या कंसेक्यूटिव ट्रफ देख लो, वही है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स is called wavelength, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ होगी इसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। यहाँ तो क्रेस्ट देख लो, यहां से लेके यहां तक देख लो, ये भी आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, बात एक ही है। तो ये दो डेफिनेशन है, चाहे आपको जो अच्छी लगी वो समझ में आ जाना। तो कहने का मतलब ये है कि देखो ये है आपका, ये आपका क्रेस्ट, ये आपका क्रेस्ट है, तो ये यहां से लेके यहां तक आपका क्या होगा, ये जो है पूरा वेवलेंथ है। यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो वेव होगी वो इतना जो है डिस्टेंस कवर करेगी। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वेव इतना ऑसिलेशन कवर करेगी। ऐसे भी जो है आप देख सकते हो कि ये था आपका, यहाँ से वेव आपकी स्टार्ट हुई, यहाँ से वेव आपकी स्टार्ट हुई, ये आपका मीन पोजीशन से पहले बड़ा 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 मैक्सिमम पोजीशन पे आ गया। ऐसे ये है मीन पोजीशन पे खड़ा गया 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 गया, जितना दूर जा सकता था उतना दूर गया। तो ये आपका मैक्सिमम पोजीशन, ये जो है शो कर रहा है वो मैक्सिमम पोजीशन को शो कर रहा है, गया 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 गया। फिर ये वापस अपने मेन पोजीशन पे आ गया, तो ये अब नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, और फाइनली आप अपने मेन पोजीशन पे आ गया। फिर दूर जा रहा है दूर जा रहा है दूर जा रहा है, तो नेगेटिव में मैंने दिखा दिया, नेगेटिव में दिखा दिया। फिर वापस अपने मेन पोजीशन पे आ रहा है, तो ये मेन पोजीशन पे आ गया। तो यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया, समझ रहे हो आप। मेन पोजीशन से वेव गया, फिर वापस आया, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया। फिर यहाँ से इधर गया, फिर वापस अपने मेन पोजीशन। तो ये ऊपर वाला दिखा रहा है, पहले गया फिर वापस आया, फिर गया फिर वापस आया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक भी जो लेंथ है, ये भी आपकी क्या है, वेव की लेंथ है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। इसी बात से आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से लेके वेव यहाँ से गई, पहले रेफ्रेक्शन, फिर ये आपका कंप्रेशन और यहाँ पे जाके कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपकी लेंथ क्या होगी, मतलब बेसिकली यहाँ से लेके ये आपका क्रेस्ट है, ये भी आपका वेवलेंथ है। अगर हम वापस आ जाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका वेवलेंथ हो जाएगा। समझ में आ गया। वेवलेंथ मीन्स क्या होता है वेवलेंथ मतलब ये होता है कि दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच में और दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच में, या दो एडजेसेंट ट्रफ्स के बीच में, या कंप्रेशन, इसी को कंप्रेशन रिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। तो इनके बीच में जितना डिस्टेंस होता है, जितना लेंथ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। समझ में आ गया। इरेज करूं, चलो एक बार और समझा देता हूं, देखो कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुप के इस दिल में तन्हाई बसती है, मसीहा सत है। चलो तो अभी समझाता हूँ आपको। चलो यहाँ पे हम वेवलेंथ बना रहे, तो हमने कुछ इस तरह से बना लिया, जुम 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 जुम। क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का। अच्छा एक नया चल रहा है, पहले था क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का। अब एक नया आ गया है, क्रिस के पापा का गाना सुनेगा चल रहा है। तो मैं भी बड़ा हैरान था, मतलब क्रिस का गाना तो सुना, क्रिस का गाना तो मैंने सुन रखा था कि क्या है। उसके बाद में जो नया आया कि क्रिस के पापा का गाना सुनेगा, मतलब क्रिस के पापा का गाना क्या है, डा 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 डा, ये क्रिस के पापा का अरे यार ये मीम वायरल होते रहते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह से वेव हमने क्या करती बना दी। एक ये है, ठीक है, एक ये है आपका, और दूसरी हम यहाँ पे छोटे से बना देते हैं, zum 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 zum। तो ठीक है,
एक आपका ये है, एक वेव आपका ये है। अब देखो अगर मैं ये पूछूं कि बताओ वेवलेंथ किसका बड़ा है, इसका वेवलेंथ बड़ा है या इसका वेवलेंथ बड़ा है, तो आप ये देख रहे हो कि इसके एडजेसेंट क्रस्ट के बीच में जो लेंथ है वो ये है, तो यानी ये आपका वेवलेंथ हो जाएगा, इसको लैम्डा 1 बोल दो। पर अगर मैं इनके वेवलेंथ की बात करूं तो इसका कंसेक्यूटिव क्रस्ट ले लो, तो ये आपका कंसेक्यूटिव क्रस्ट है, ये आपका लैम्डा 2 हो गया। तो ये मान लो आपका L1 है, ये आपका क्या है L2 है। तो आप जाहिर से देख पा रहे हो जो L1 है वो ग्रेटर देन है L2, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। सिंपल सी बात है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको दो वेव का मोशन दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ किसका वेवलेंथ ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हो इसके जो एडजेसेंट क्रस्ट है, यहाँ एडजेसेंट क्रस्ट देख लो, यहाँ ट्रफ देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देख लो, ये स्टार्टिंग है ये एंडिंग है। यहाँ आप जो है आप ये देख लो एडिशन प्लस देख लो, तो इनके बीच में जो लेंथ आ रही है वो इतनी आ रही है और इनके बीच में लेंथ छोटे से आ रही है, पिंडी से आ रही है, तो इसका भी लेंथ बड़ा होगा भाई। ये जो है ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कि नहीं, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वेवलेंथ समझ में आया होगा। बोलो भाइयों और बहनों, समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ आया होगा। तो इसी तरह से आपसे दो ग्राफ देख के आपसे पूछ सकता हूँ किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका वेवलेंथ कम है। चलो ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ लिया वेवलेंथ के बारे में पढ़ लिया। अब वेवलेंथ अगर हमने पढ़ लिया है, इसके बाद हमें एक और प्रॉपर्टी पढ़नी होती है और वो होती है भाई साहब एम्पलीट्यूड। तो लास्ट प्रॉपर्टी है जिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव की, वो है एम्पलीट्यूड। तो हेडिंग डालिए एम्पलीट्यूड, 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 एम्पलीट्यूड। चलो, तो एम्पलीट्यूड जो होता है, सबसे पहले हम आइए समझते हैं एम्पलीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए सम्मान पूर्वक इनका स्वागत किया जाए। तो इट इज रिप्रेजेंटेड, it is represented by a स्मॉल नहीं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। अब ये जो है ना, जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड भी एक तरह का डिस्टेंस है। बेसिकली ये होता है कि आपका जो वेव है, हमारा वेव, आपका वेव जो है, वो मेन पोजीशन से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी मेन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस कर सकता है, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे मैं हूं एकदम आराम से पीछे जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, ये मैं मेन पोजीशन है, इस मेन पोजीशन है मेरी, कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, कर रहा हूं, बस इतना ही जा पाया मैं, फिर वापस आ गया। तो ये जो मैं जा पाया, यही मेरा एम्पलीट्यूड है। जैसे ये मान लो एक वेव है, ये आपका मेन पोजीशन, ठीक है, मेन पोजीशन है, उंगली नहीं दिखा रहा हूं ये आपका मान लो ये आपका मेन पोजीशन है, ठीक है, ये आपका क्या है, मेन पोजीशन है, और ये वेव ऐसे जा रही है। तो एक वेव तो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और एक वेव ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो यहाँ से देखो मेन पोजीशन तो ये है, बहुत ज्यादा दूर जा रही है, तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। और एक वेव है बेचारा डर लगता है उसको, वो पास थोड़ा दूर जाके वापस आ जाती है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड आपका होता क्या है? अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट इज, अब भाई ये भी तो लेंथ ही है, तो मेजर कर रहे हैं मेन पोजीशन से कितना दूर जा रहे हो, तो लेंथ ही तो बताएगा। तो एसआई यूनिट भी आपकी क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। एसआई यूनिट इज मीटर, METER, मीटर। और आपको पता है इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं भाई और बहनों। चलो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन है द maximum distance covered by a wave from its mean position is called its amplitude. Its mean position is called its amplitude. ठीक है। तो आपका मेन पोजीशन से वेव आपका कितना दूर जा पा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझ में आ गया? इरेज करो इसको। चलो, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 इरेज कर रहा हूं। चलो इरेज कर रहा हूं। चलो अभी हम देखेंगे क्यों परेशान हो रहे हो। अभी हम इसका
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखेंगे। तो चलो ये हमारा हो जाएगा एम्पलीट्यूड। हमारे पास दो है, चलो ठीक है। एक है ये, एक है ये, एक था राम एक था लखन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। चलो तो ये आपका एम्पलीट्यूड है। एक वेव आपका ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, और एक वेव आपका ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। तो अगर मैं बोलूं कि ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, ये वेव मेन पोजीशन से ये इतना ऊपर गई, ये जो हाइट है ये, और ये देखो ये इतना जा रही है। वैसे तो एक जैसा बनेगा ये है, पर ये देखो ये यहाँ से लेके सिर्फ इतना ही जा पा रही है, ये वेव सिर्फ यहाँ से लेके इतना ही जा पा रही है, ये इतना ही जा पा रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक बोलो या ये बोलो या ये बोलो शो, ये बोलो शो, बात एक ही है। ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वे, उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे अगर हम इसको A1 बोले और इसको A2 बोले तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेन पोजीशन से ये वेव ने ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और यहाँ दूसरी वेव ने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है अपनी मेन पोजीशन से। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि बताओ किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो आप कह सकते हो, एक अंधा भी देख के बताएगा। सर अंधा देखेगा कैसे, बात तो सही है। तो यहाँ से दिख रहा है हमें कि जो A1 होगा, A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन A2। तो इस तरह से इसमें जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, समझ में आ गया। चलो तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज थी जो हमें पढ़नी थी, और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें कुछ स्पेसिफिक, ये तो हमने स्पेसिफिकली वेव के बारे में पढ़ा, और ये चारों प्रॉपर्टीज है, ये आपके सारे वेव में मिल जाएंगे। लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है स्पेसिफिकली कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, स्पेशली जो साउंड वेव से रिलेटेड होती है। तो आइए शुरू करते हैं। चलो तो कैरेक्टरिस्टिक्स अब क्या पढ़ना है हमें, हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा विच इज कॉमन टू ऑल द वेव्स, विच इज कॉमन टू ऑल, चाहे आपका मैकेनिकल हो, चाहे आपका नॉन मैकेनिकल हो, चाहे आपका ट्रांसफर वेव हो, चाहे आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, सब के साथ वो लगेगा। लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वो हमें सिर्फ साउंड वेव, स्पेसिफिकली साउंड वेव के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। अब बुक देखोगे तो बुक में ये थोड़ा सा बड़ा इधर उधर, एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, एक उधर मिलेगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपको 4-5 प्रॉपर्टीज होती है वो आपको एक साथ करके बताता हूँ। वैसे 4 होती है, 4 के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव सर आपने तो मिटा के लिख दिया, हमें तो नया दोबारा लिखना पड़ेगा। हाँ तो लिखो फिर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, तो हमें जो पहला पढ़ना है, पहला हमें पढ़ना है पिच के बारे में। पिच, वो वाला पिच नहीं जिसपे आप क्रिकेट खेलते हो, ये दूसरा पिच है, ये साउंड का पिच होता है, साउंड का पिच। तो देखो जो पिच होता है ना, पिच, तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो पिच है, ये आपका रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी। ये किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो लिख लेते हैं इसको, इट इज रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड, ऑफ अ साउंड। यानी ये जो आपका पिच होता है ना, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हाई पिच होगी, और अगर आपका फ्रीक्वेंसी कम है तो लो पिच होगी। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो हाई पिच होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो लो पिच होगी। ठीक है, तो लिख लो इसी बात को, हाई पिच, हाई पिच means high frequency, high frequency, and low pitch, अच्छा अरे गलत हो गया स्पेलिंग, and low pitch, low pitch, low pitch means, low pitch means low frequency, low frequency, लो पिच मीन्स लो फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपका हाई पिच है तो हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी, और अगर आपका लो पिच है तो आपकी क्या रहेगी, लो फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, अब देखो हाई पिच मीन्स क्या होता है, अगर आपका हाई पिच है, अगर आपका क्या है, हाई पिच है, आपका क्या है, हाई पिच है, आपका अगर क्या है, हाई पिच है, अगर आपका हाई पिच है
तो आपकी जो साउंड होगी ना वो काफी आपकी एक्यूट होगी। क्या होगी? एक्यूट होगी। एक्यूट मीन्स आपकी आवाज जो होगी ना बड़ी तीखी सी होगी। क्या होगी? बड़ी तीखी सी होगी, पियर्सिंग होगी, चुभने वाली होगी। आवाज आपकी कैसी होगी? पियर्सिंग होगी, या फिर श्रिल कह सकते हैं। आवाज आपकी कैसी होगी? श्रिल टाइप होगी। श्रिल टाइप मतलब जैसे होता है ना, थोड़ा सा आवाज आपकी पतली सी होगी। आवाज कैसी हो जाएगी आपकी? पतली, जैसे वायलिन का गिटार हो गया, जैसे लड़कियों का आवाज होता है। लड़कियों की आवाज कैसी होती है? अरे शुटकिला सुनना, ऐसे पतली सी आवाज होती है कि नहीं होती? मतलब यहाँ पे लड़कियां नाराज मत होना, जो है ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आप सबको नाराज करने का। बट जनरली जो लड़कियों की आवाज होती है वो काफी पतली होती है, मतलब पियर्सिंग होती है, थोड़ा चुभने वाली होती है, कानों को थोड़ा सा दर्द। और लड़कियों की आवाज सुनते थोड़ा कानों में दर्द होता है, मतलब थोड़ा सा आवाज पतली होती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दिल पे लड़कियों से अनुरोध है मेरा, वो दिल पे ना ले, क्या करे, है तो है। तो अगर आपका हाई पिच है तो हाई पिच मतलब एक्यूट, पियर्सिंग है, थोड़ा सा श्रिलनेस रहेगी आवाज में। आपका आवाज आप कैसी रहेगी? श्रिल रहेगी। और अगर आपका लो पिच है, आपका क्या है? लो पिच है। आपका क्या है? अगर लो पिच है तो लो पिच मीन्स आपकी क्या होगी ना कि आपका जो वॉइस होगी वो डीप वॉइस होगी। क्या हो जाएगी? डीप वॉइस होगी। डीप वॉइस, थोड़ी सी आवाज आपकी भारी होगी। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है, जैसे लड़कों की आवाज होती है ना एकदम थोड़ा सा भारी होती है आवाज। जैसे जो है आपका, जैसे शेर की दहाड़ होती है तो कैसी होती है वो? उसका लो पिच होता है। समझ में आ रहा है? उसमें जो वेव होती है वो लो, आपका जो लो फ्रिक्वेंसी पे आपका वाइब्रेट करती है धीरे धीरे। और आपका जो हाई, जो आपका हाई पिच होता है उसमें फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होती है आवाज की। जैसे शेर की दहाड़ हो गई तो ये आपका लो पिच होता है, जैसे आदमियों की होती है। ठीक है? तो सर ये तो गलत बात है, आप लड़कियों की आवाज़ जो है चुभने वाली कह रहे हैं, लड़कों की आवाज़ जो है आप शेर की दहाड़ से कंपेयर कर रहे हैं, बस ऐसा है। तो प्लीज़ दिल पे मत लेना भाई, ठीक है? और यही अनुरोध है मेरा, दिल पे मत लेना इस बात को। तो ये था, तो पिच के बारे में मैंने पढ़ लिया, तो यही आपने क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका किससे रिलेटेड है। ये आपका रिलेटेड है किससे? फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। ठीक है, चलो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके लिख लीजिएगा भाई। चलो तो दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इंटेंसिटी के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है, इंटेंसिटी के बारे में पढ़ना है। इंटेंसिटी, इसके बारे में पढ़ना है, इंटेंसिटी के बारे में पढ़ना है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? इंटेंसिटी से बात करें तो इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी the amount of sound energy passing in a time through a per unit area, उसको हम बोलते हैं, मतलब किसी भी गिवन, आपका मैं ये कह सकता हूँ कि इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी साउंड एनर्जी कितना पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में कितना किसी भी सरफेस पर पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। मतलब किसी भी सरफेस एरिया में, मान लो आपको कोई एक सरफेस एरिया, तो उस सरफेस एरिया में गिवन टाइम में कितना साउंड एनर्जी किसी भी सरफेस एरिया पर पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। तो लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग in a unit time, passing in a unit time through a unit area, is called intensity, मतलब इंटेंसिटी मतलब ये होता है कि आपके कानों पे या किसी गिवन एरिया पे कितनी आवाज या कितना साउंड एनर्जी गिर रहा है गिवन टाइम में और गिवन यूनिट एरिया में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। वही लिखा था, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग इन अ यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। यानी इंटेंसिटी आपका आई है, तो अगर हम बात करें तो ये आपका एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी है तो एक तरह की एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन में टाइम इंटू में एरिया, तो ये आपका हो जाएगा इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी टाइम इंटू एरिया। और आपको पता है एनर्जी जब आप आगे जाके पढ़ोगे, मैंने आपको पढ़ाया है या मैंने आपको पढ़ा रखा है वर्क एनर्जी में, पावर में, तो ये आपका क्या होता है? वर्क एनर्जी अपॉन टाइम में क्या होता है? पावर होता है। या आपका इसको मैं लिख सकता हूँ पावर, इसी को मैं लिख सकता हूँ पावर। एनर्जी अपॉन में टाइम क्या होता है? पावर होता है। और पावर अपॉन में एरिया, तो पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर भी होता है।
तो ये आपको बस जानना है कि इंटेंसिटी होती क्या है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी अपॉन में टाइम होता है कि एनर्जी अपॉन में टाइम पावर होता है, तो पावर अपॉन में एरिया, पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये जो हमने वर्क एनर्जी पढ़ा था चैप्टर, उसमें भी ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था पावर वगैरह के बारे में, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो। ठीक है, चलो अब एक लास्ट जो है हमें पढ़ना है वो है टिम्बर के बारे में कि व्हाट इज टिम्बर। व्हाट इज टिम्बर, टन 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 टन, चलती है क्या ना सेवार, सुना है तेरे चाहने वाले, आगे 10 है पीछे 12। चलो तो अब हमें पढ़ना है टिम्बर। टिम्बर, टिम्बर और इसी को बोलते हैं क्वालिटी। इसी को क्या बोलते हैं? क्वालिटी। टिम्बर और क्वालिटी। अब देखो जो टिम्बर होता है या आपकी जो क्वालिटी होती है, टिम्बर जो रिलेटेड है आपका क्या है, जो आपका टिम्बर रिलेटेड है या जो क्वालिटी आपकी रिलेटेड है, ये होती है, डिपेंड करती है मटेरियल टू मटेरियल, यानी इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल मतलब देखो आपको पता है जैसे कि अलग अलग चीज जो होगी, अलग अलग क्या होगा, अलग अलग चीज होंगी तो अलग अलग चीजों से अलग अलग साउंड आती है। जैसे कि अगर मैं इनकी बात करूं तो अलग आवाज आ रही है, अगर मैं यहाँ चेयर रखा हुआ है इधर करूं तो इसकी आवाज अलग आ रही है, अगर मैं दोनों हाथों को ऐसे ताली बजाऊं तो इसकी आवाज अलग आ रही है, इधर बोर्ड पे इसकी आवाज अलग आ रही है, गिटार बजाऊंगा उसकी आवाज अलग आएगी, इधर दीवार पे ऐसे करूंगा तो इसकी आवाज अलग आएगी। तो कहने का मतलब ये होता है जो क्वालिटी होती है या टिम्बर जो होता है ये इट इज अ क्वालिटी ऑफ साउंड। ये एक तरह का क्या होता है, वो क्वालिटी ऑफ साउंड होता है और ये हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। जैसे हर एक ह्यूमन, हर एक इंसान की आवाज अलग होती है, तो उनके अलग अलग वोकल कॉर्ड्स होंगे, अलग अलग मतलब अलग अलग वोकल कॉर्ड्स मतलब सबका अरेंजमेंट थोड़ा सा किसी का साइज कम ज्यादा होगा, तो ये वेरी करती है। मतलब ये जो आपका टिम्बर होता है या क्वालिटी होती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो साउंड वेव को डिफरेंशिएट करता है। आपकी सेम एम्पलीट्यूड हो या सेम फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी होते हुए भी, सेम एम्पलीट्यूड होते हुए भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको साउंड वेव को डिफरेंशिएट करे, साउंड वेव को क्या करे, डिफरेंशिएट करे, इवन हैविंग सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं टिम्बर और क्वालिटी। तो लिख लो इसको। आपका जो टिम्बर होता है, क्वालिटी होता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। सर ये क्या साइज बना दिया आपने? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव which distinguish a sound wave, even of same amplitude और सेम फ्रीक्वेंसी ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है साउंड वेव का। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव व्हिच डिस्टिंग्विश अ साउंड वेव इवन ऑफ सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी। आपकी मतलब ये बेसिकली क्या करता है कि साउंड वेव में क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। क्या करता है? ये आपका डिस्टिंग्विश करता है। क्या करता है? डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट करता है आपका साउंड में। क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? और मतलब हर एक चीज की आवाज यार अलग अलग होगी ना। मेरी आवाज अलग है, तुम्हारी आवाज अलग है। मैं स्टील का पाइप तोड़ दूंगा उसकी आवाज अलग आ रही है, मैं अपने एक बर्तन बजाऊंगा उसकी आवाज अलग आ रही है, मैं ईटा से ईटा बजा दूंगा उसकी आवाज अलग आ रही है। तो ये आप पर डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। वही तो लिखा है कि डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, और ये मटेरियल है और इसी की वजह से हम अलग अलग वॉइस में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। चाहे आपका सेम लाउडनेस है, सेम आपका एम्पलीट्यूड है या आपका सेम जो है फ्रीक्वेंसी है, बट फिर भी सेम लाउडनेस, सेम आपका फ्रीक्वेंसी होते हुए भी, सेम एम्पलीट्यूड होते हुए भी हम आवाजों को पहचान लेते हैं। कोई भी फोन पे बोलता, फोन आता है जिससे हम बात करते हैं, पता चलता है यार ये तो राकेश बोल रहा है, ये तो सुरेश बोल रहा है, तो कैसे पहचान जा रहे हैं? ऑल्दो वो सेम इंटेंसिटी से बोल रहा है, ऑल्दो वो सेम फ्रीक्वेंसी से बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं कि भाई यार ये तो मेरा दोस्त राकेश बोल रहा है यार,
या मेरा दोस्त सुरेश बोल रहा है, पहचान लेते हैं ना। तो ये किसकी वजह से पहचान पाते हो? ये आपका टिम्बर और क्वालिटी की वजह से पहचान पाते हो। समझ में आया? क्योंकि ये जो है ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। सबका मटेरियल थोड़ा थोड़ा अलग है, सबका गला थोड़ा थोड़ा अलग है, सबका हाइट, सबका टंग का पोजीशन, सबका गला, सबके साइज सबका अलग अलग है। तो जिसकी वजह से अलग अलग आवाज आती है। तो बस यही है, ठीक है? समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलो ठीक है, चलो एक लास्ट हम पढ़ लेते हैं। लास्ट है हमारा लाउडनेस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना? लाउडनेस के बारे में। चलो लाउडनेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? लाउडनेस के बारे में। ना फोकस लॉक किया है कि नहीं किया? हाँ किया है भाई, ये तो सब गड़बड़ हो जाता। चलो चलो पढ़ लेते हैं लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस, तो लाउडनेस जो होता है, लाउडनेस मतलब क्या होता है? लाउडनेस मतलब होता है कि कोई आवाज कितनी तेज है या कितनी स्लो है। कोई आवाज कितनी तेज है या कितनी स्लो है, उस पर डिपेंड करती है लाउडनेस। ये डिपेंड करेगी लाउडनेस जो है ना, ये आपका लाउडनेस मतलब समझ रहे हो कि कोई आवाज कितनी तेज है या कितनी स्लो है, सॉफ्ट वॉइस है या लाउड वॉइस है, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं लाउडनेस। और लाउडनेस जो है इट इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड। इट इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। इट इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। यानी जो लाउडनेस होती है ये आपका डिपेंड किस पे करती है? ये आपका डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। अगर आपका हाई एम्पलीट्यूड है, अगर आपका क्या है? हाई एम्पलीट्यूड है, अगर आपका हाई एम्पलीट्यूड है तो आपका लाउडनेस भी क्या होगी? आपका जो वॉइस होगा वो लाउड होगा, लाउड वॉइस होगी। क्या होगी? लाउड वॉइस, वॉइस, ठीक है? और अगर आपका लो एम्पलीट्यूड है, आपका क्या है? लो एम्पलीट्यूड है। अगर आपका क्या है? लो एम्पलीट्यूड है तो आपका सॉफ्ट वॉइस होगा, सॉफ्ट वॉइस होगा। कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे चिल्ला के भी बात भी कर सकता हूँ और आपसे आराम से बात भी कर सकता हूँ। वैसे आराम से ही बात करता हूँ, मेरा नेचर ऐसे ही है, मैं गुस्से में बात नहीं करता। तो यही है, मैं आपसे चिल्ला के बात भी कर सकता हूँ, मैं आपसे आराम से बात भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपसे चिल्ला के बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा एम्पलीट्यूड जो है वो हाई है, और अगर मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो लो है। कहने का मतलब ये, जब मैं चिल्ला रहा हूँ तो मेरे गले के जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनको ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ रहा है, और अगर मैं आराम से बोल रहा हूँ तो धीरे धीरे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं करना पड़ा, ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए। कई बार चिल्लाते ना आवाज़ चली जाती है तो वोकल कॉर्ड ही हिल जाते हैं पूरे, है ना? तो इसलिए ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए। चलो ऐसे तो इसमें ऐसे देख लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं लाउड साउंड की, तो लाउड साउंड में आपको कुछ इस तरह से होगा, जुम 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 जुम, ऐसे। ये आपका लाउड वॉइस। और अगर मैं सॉफ्ट वॉइस की बात करूं तो सॉफ्ट वॉइस आपका ऐसे होगा, जुम 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 जुम। देख रहे हो? इसका एम्पलीट्यूड ये हाई एम्पलीट्यूड है। ये आपका क्या है? हाई एम्पलीट्यूड है। ये लो एम्पलीट्यूड है, ये मीठी आवाज है, ये सुरीली आवाज है, ये सॉफ्ट वॉइस है बाबा, और ये लाउड वॉइस है। हमें हमेशा सॉफ्ट वॉइस से बात करनी चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए साउंड वेव के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आया है कि नहीं आया है बाबा? बाबा सर, ये बाबा कौन है सर? हम तो बाबा नहीं है सर। अरे नहीं बेटा, आप बाबा नहीं हो, मेरे मुंह से निकल जाता है बाबा। चलो अब हमें पढ़ना है ना। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो हम पढ़ लेते हैं। और एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं। या चलो, कितना टाइम हो रहा है? कितने घंटे की वीडियो हो गई है? 54 मिनट की वीडियो हो गई है, और लेंथी हो जाएगी। चलो कंप्लीट कर ही लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो चलो, हमें देखना है स्पीड ऑफ साउंड वेव। क्या देखना है? स्पीड ऑफ साउंड वेव। स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो साउंड वेव की स्पीड कितनी है हमें ये देखनी है, ठीक है? तो सिंपली देखो, जो आपकी स्पीड है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है कि स्पीड जो होता है, स्पीड किसी भी चीज का, वो होता है यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। या फॉर्मूला में बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस
अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो इसको स्पीड बोलते हैं। तो अगर स्पीड को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, या छोड़ो v से रिप्रेजेंट करो, ऐसे रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, v से बोलो, ऐसे बोलो, यार तो समझ रहे हो ना। तो स्पीड को अगर मैं ऐसे लिखूं तो आपको पता है डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस अगर हम वेव के टर्म्स में बात करें, क्या बात करें, वेव्स के टर्म में बात करें, किसके टर्म में बात करें, वेव्स के टर्म में बात करें, तो हमें लेंथ कौन बताता है, वेवलेंथ बताता है कि नहीं बताता। तो डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, वेवलेंथ। और ये जो वेवलेंथ होगा, ये वेवलेंथ मतलब वेव की कितनी लेंथ है ये बता रहा है। और एक वेवलेंथ या एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। और एक वेवलेंथ या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड लगता है टी। अरे बाबा, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और जो डिस्टेंस होता है, मैं ये बोल रहा हूँ डिस्टेंस के टर्म में बात करनी, तो वेव के टर्म में डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ, तो वेवलेंथ ले लिया। वेवलेंथ मतलब होता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर किया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, कितना लगता है, टाइम पीरियड के बराबर लगता है। टाइम पीरियड इज द टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट, एक ऑसिलेशन मतलब एक वेवलेंथ, एक ऑसिलेशन में कितना लेंथ कवर करेगा, वेवलेंथ के बराबर। और एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है टाइम पीरियड टी। तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड आ जाएगा वेवलेंथ लैम्डा अपॉन में टी। और आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/t होती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं स्पीड या वेलोसिटी, ये हमारा हो जाएगा ये लैम्डा, और इसको हम कह सकता हूं एफ। तो स्पीड आपका v से रिप्रेजेंट कर दो, या इससे रिप्रेजेंट कर दो v। तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू, या तो ये आ जाएगा स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, या स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन में, सॉरी वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, ये आप फॉर्मूला क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं, इसको इरेज कर देता हूं, अगर मैं इस पे न्यूमेरिकल कर लेंगे, आप परेशान मत हो, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे हम अच्छे से, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बस ये याद रखना, आपको उम्मीद करता हूँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। आपको पता है टाइम पीरियड जो होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड जो होता है, ये टाइम पीरियड ये होता है, इसका उल्टा लिख लो, इसका लिख लो कि फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/टाइम पीरियड होती है। तो यहाँ से इसको यहाँ पे पुट करके ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें कि जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, वो अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं, स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं, किसकी बात करूं, स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं, तो तीन चीजें होती है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और हमारा होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। ये आपका स्पीड ऑफ चलता है। सबसे ज्यादा किस में होता है, साउंड में होता है, उसके बाद किस में होगा, लिक्विड में होगा, उसके बाद किस में होगा, गैस में होगा। तो सबसे फास्ट सॉलिड में चलेगी, और उसके बाद लिक्विड में चलेगी, उसके बाद किस में चलेगी, गैस में चलेगी। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में अराउंड ये आपका 330 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, 330 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में 1530 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। और अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो सॉलिड में अराउंड 16,420 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। अब ऐसा हो क्यों रहा है भाई, गैस में गैस में जो है वो 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रहा है, यानी एक सेकंड में 330 मीटर। और लिक्विड में आती है 1500, करीब करीब 5 गुना हो गया, और इसमें तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो होता क्या है कि आपका जो गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत दूर दूर है। एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है। अब आपको पता है साउंड वेव कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडल वेव होती है, वो इस तरह से वाइब्रेट करती है और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ये वाला जो वेव है, इसको ज्यादा वाइब्रेट करना पड़ रहा है, इसको ज्यादा दूर तक वाइब्रेट करना पड़ रहा है। इसको गैस में क्या हो रहा है, गैस में मॉलिक्यूल जो वो दूर दूर है, तो गैस अगर मॉलिक्यूल्स आपके दूर दूर है तो एक मॉलिक्यूल को ज्यादा दूर, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल है, तो इसको यहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर यहाँ तक आना पड़ेगा। तो भाई ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो टाइम भी ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसलिए आपका इसमें गैस में स्लो है। लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़े पास पास आ जाते हैं, देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, तो इसको इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। ये मेन पोजीशन है, इसको इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर ये वाला भी इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, पार्टिकल को डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे स्पीड तेज हो जाती है। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में तो भाई सब चिपके चिपके हैं, सब ऐसे चिपके हुए हैं, तो कुछ करना ही नहीं है, हल्का सा हिल दो, हल्का सा ऐसे कर दो, हल्का सा कोणी मार दो, ऐसे कोणी मारते रहो, एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी, ठीक है।
गैस में क्या हो रहा है, एक यहाँ खड़ा हूँ एक वहां खड़ा हूँ, तो मेरे को वहां तक चल के जाना पड़ रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। लिक्विड में क्या हो रहा है, लिक्विड में पास पास खड़े हुए, एक यहाँ खड़ा हो गया एक यहाँ खड़ा हो गया, तो इसको ऐसे करना पड़ रहा है। लेकिन सॉलिड में सब चिपके चिपके एकदम चिपक चिपक के खड़े हैं, तो ऐसे 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 एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो इसीलिए जो है आपका जो सॉलिड में होगा सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में आपका होगा कम, और गैस में जो है वो सबसे ज्यादा कम हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर मैं एक चीज और बताऊं कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं, स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप ये देख पा रहे हो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। इसीलिए आपने कभी बिजली गरजते हुए देखी है? जब आप बिजली गरजते हो देखते हो तो आपको दिखाई पहले देती है और आपको सुनाई बाद में देता है। कभी नोटिस किया, जब बिजली गरजती है तो पहले दिखाई दे जाती है, मतलब कुछ कई बार क्या होता है, एक आध सेकंड का फर्क होता है। तो जो बिजली कड़कती है, जब ये कड़कती है तो आपको जो है आपको दिखाई पहले देता है, सुनाई बाद में देता है। पहले आपको दिख जाएगा कि हाँ बिजली गिरी है, उसके बाद आपको जो है आवाज आएगी कि हाँ भाई बिजली गिरने की आवाज होगी। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और स्पीड ऑफ लाइट गैस में आपका जो होगा वो इतना ही होगा, ठीक है। और एक बात और, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड है, ये सब बातें आप लिख लो। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड जो है बढ़ जाएगी। इसको कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ, बुरा मत मानना। चलो, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड also increases। एग्जाम्पल क्या है, देखो अगर हम ये बात करें कि स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, तो 0°C पे जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 331 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर यही मैं 22°C बात करूं तो 22°C में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 334 मीटर पर सेकेंड होती है। तो देखो जैसे हमने जो है टेम्परेचर बढ़ाया तो साउंड की स्पीड भी बढ़ गई। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर, छोटा सा तो नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो गया है, पर कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो बहुत ही समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या लाइक कर देना, मत कर देना, तो ठीक है। तो चलिए आप सब पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में लेक्चर कोशिश करेंगे चैप्टर को हम वाइंड अप करते फिनिश कर दे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आप सबको, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।